हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक क्रिकेट स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यूनिक क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते तो होंगे कि क्रिकेट में ऐसे लोग क्यों खेलते हैं। अपना नसीब और स्किल आजमाने के लिए। इस चैनल का यही मकसद है, आपको स्किल के साथ कुछ यूनिक स्टैट दे ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैच नंबर 21 जो खेला जाएगा पीबीकेएस पंजाब किंग वर्सेस केकेआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पॉइंट टेबल के बारे में। तो पॉइंट टेबल में हम नजरें डालेंगे तो पीबीकेएस यहाँ पे पांचवें नंबर पे बनी हुई है। 5 मैच खेल के 2 जीते और 3 हार के बाद। और वहीं बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, परफॉर्मेंस इतना खास नहीं, आखिरी पायदान पे जमी हुई है। 5 मैचों में एक ही जीत है लेकिन 4 लॉस। परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रही है। और वहीं बात करेंगे वेदर फोरकास्ट की। तो वेदर फोरकास्ट अभी हम आप एक बात तो जानते होंगे कि अब स्टेडियम चेंज हो रहे हैं। मैच नंबर 21 से हम पहुंच जाएंगे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो यहाँ का वेदर थोड़ी सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी गर्म मौसम हमें दिख रहा है, जहाँ पे 33 डिग्री हमें टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर हम इवनिंग की बात करें तो ये ज़्यादा, भले मैच खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे, लेकिन 33 डिग्री काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम अगर देखेंगे वाइन कस्ट तो हवाई इतनी खास नहीं चल रही है, तो फास्ट बॉलर को इतना कुछ हेल्प मिल नहीं सकता है। ह्यूमिडिटी लेवल भी अगर देखेंगे तो 20% का ही दिखा रहा है। ड्यू पॉइंट यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन सेकेंड इनिंग में ड्यू आ सकती है। हमें 1-2 मैच का इंतजार करना होगा, पिच क्या रिएक्ट कर रही है, क्या नहीं हो रहा है। अभी रिसेंट मैचेस हम कवर करेंगे लेकिन उसमें एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। हम आइडिया लेंगे थोड़ी सी पिच की, लेकिन क्या होगा वो एग्जैक्टली हमें 2-3 मैच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि पिच में क्या पिच किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, फास्ट बॉलर को, बैट्समैन को या फिर स्पिनर्स को। अगर हम देखेंगे क्लाउड्स कवर 31% क्लाउड्स कवर भी किया है, तो ये इतने मायने नहीं रखती नाइट मैचेस में। हम आ जाते हैं डायरेक्टली ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स पे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स में तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ये आईपीएल का ये 2021 का पहला मुकाबला होगा जो ये दोनों टीमें अपना अपना खेलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो 224 रन बनते हैं, वहीं 87 भी रन बना के टीमें ऑल आउट हो जाती है। यानी हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि पिच थोड़ी सी न्यूट्रल है। अगर वीक टीम खेल रही है तो स्कोर कम होगा, स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है तो स्कोर ज़्यादा होगा। और यहाँ पे टोटल 47 मुकाबले खेल चुकी है टीमें। और अगर हम फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 151 और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 147 यहाँ पे टीमें बना देती है। वहीं बात करेंगे थोड़ी सी दोनों टीमें यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे पीबीकेएस अपना एक ही मैच खेले, एक लौता मैच खेले, लेकिन वहाँ पे उन्हें जीत हासिल हुई है, इसीलिए हमें ये रेशियो दिख रहा है 100%। अगर हम देखने जाएंगे तो बेहतरीन रन रेट है इनकी 9.55, यानी नहीं करके 190 रन उन्होंने किए होंगे फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एवरेज हमें दिख रही है रन रेट वाइज ये टीम की। केकेआर की बात करेंगे तो केकेआर ने यहाँ पे 2 मुकाबले खेले हैं, हालांकि वो कभी जीत नहीं पाए ये स्टेडियम पे। अभी तक उनका जीत का खाता खाली है। 0 विनिंग रेशियो भी देखेंगे तो 0% है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी ये ग्राउंड पे मैच जीता ही नहीं है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल रन रेट तो यही इनकी दिक्कत है शायद, क्योंकि अगर आप बैटिंग फ्रेंडली विकेट थोड़ा सा बोल रहे हैं, जहां पंजाब 9.55 के रन रेट से यहाँ स्कोर कर रहा है, ये केकेआर 7.35 की रन रेट से स्कोर कर रहा है, यही उनको परेशान कर रहा है, यही इनकी हार का कारण है। और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की। तो मैं आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ पिच की। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वहाँ तक पिच न्यूट्रल लग रही है, दोनों को मदद करेगी, फास्ट बॉलर को भी और स्पिनर्स को भी, और बैट्समैन भी यहाँ पे काफ़ी रन बना सकते हैं। दूसरी ओर हम बात करेंगे, पहला मैच है तो हैवी रोलर घुमाया रहेगा, तो हमें पिच भी फ्रेश होगी, तो अच्छा बाउंस, अच्छे बल्ले पे बॉल भी आएगा। तो अगर फास्ट बॉलर ने सही लाइन और लाइन से बॉलिंग की तो उनको भी यहाँ पे अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। वहीं अगर बैट्समैन अगर आंखें जमा ली, 2-3 ओवर देख लिए पिच पे कितना बाउंस है, कितना डाउन है, कितना अप है, तो वो आराम से अपनी इनिंग बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे फास्ट बॉलर के लिए यहाँ पे काफ़ी बाउंस अवेलेबल है, अगर वो अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करे तो यहाँ पे अच्छे खासे विकेटें निकाल सकते हैं फास्ट बॉलर्स। ड्यू सेकेंड इनिंग में ड्यू आ सकती है, ये बात का आपको ध्यान रखना। वेदर रिपोर्ट हमें नहीं दिखा रही है कि ड्यू आएगी, लेकिन ये चीज़ हमें मालूम नहीं है। ये पहला मुकाबला है आईपीएल का, तो हमें नहीं आइडिया क्या होगा, वो हमें 1-2 मैच के बाद वो मालूम पड़ेगा, लेकिन संभावनाएं काफ़ी है सेकेंड इनिंग में ड्यू आ सकती है। अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू आती है तो बॉल ग्रिप करने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको सेकेंड इनिंग के स्पिनर्स
चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं कर चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। वहीं हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में ब्रिट स्पिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। भले बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। स्पिनर अगर ये जो लास्ट सीरीज हुई थी अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मैंने नोटिस किया था यहाँ पे, तो हमें एक चीज़ यहाँ से दिख रही थी कि फास्ट बॉलर जो ब्रिट स्पिनर होते हैं, जैसे कि रवि बिश्नोई पंजाब किंग के, तो वो जब बॉल डालते हैं तब वो बॉल डालने के बाद टर्न प्लस बाउंस दोनों चीजें ये पिच पे देखी गई थी, और ये दोनों चीजों अगर उनके फेवर में गई तो वो अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे, ये सीरीज का पहला मैच है ये ग्राउंड पे, तो जो टॉस जीतेगी वो चेसिंग करना चाहेगी, वो भी देखेगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं, पिच में कितना घुमाव है, कितनी फास्ट बॉलर को हेल्प करती है, कितना क्या करती है। और दूसरी चीज, ड्यू भी आ रही है नहीं आ रही है, उनको कुछ आइडिया नहीं है, तो जो टीम जीतेगी वो चेस करना चाहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं ये ग्राउंड के बारे में, तो यहाँ पे ये ग्राउंड की बाउंड्री स्क्वायर है। थोड़ी सी मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताऊं ना कि स्क्वायर बाउंड्रीज किसे कहते हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज इसे कहते हैं जो लेग साइड ऑफ साइड की जो साइडें है, साइड की स्ट्रेट बाउंड्री को छोड़ दीजिए, लेग और ऑफ साइड और लेग साइड दोनों साइडें है ना, वो 60-65 मीटर्स की है। यानी जो बल्लेबाज राइट साइड और लेफ्ट साइड खेलना पसंद करते हैं ऑफ में और लेग में, उनके लिए ये ग्राउंड अच्छे है। और ग्राउंड के हम साइज भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा नहीं है। अगर 60-65 मीटर्स आप T20 के हिसाब से बोलेंगे तो ये छोटी क्या कही जा सकती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी। यानी अगर क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज यहाँ पे रुक गए तो वो धमाका कर देंगे, ये आपको अभी से ध्यान में रखना होगा। हम आ जाते हैं आगे हेड टू हेड चैट्स पे। तो हेड टू हेड चैट्स में हम नज़र डालेंगे जब दोनों टीमें आपस में खेलती है। 27 मुकाबले खेल चुकी है, पंजाब 9 मुकाबले में जीत हासिल की है, वहीं केकेआर ने 18 मुकाबले जीते। अगर हम विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो केकेआर बहुत ही भारी है पंजाब किंग पे, 33% ही मैच उनको जीतने देती है, 67% वो खुद जीतती है। और वहीं बात करेंगे अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, तो अगर पीबीके इसको फर्स्ट बैटिंग करने मिल गई तो 45% वो मैच जीतती है। और अगर कहीं केकेआर की पहले बल्लेबाजी आ गई तो वो भी 55% मैच जीतती है। वहीं बात करेंगे थोड़ी सी बैटिंग सेकंड में, तो पंजाब यहाँ पे कुछ खास नहीं कर पा रही है, सिर्फ 25% रेशियो है उनका विनिंग। और वहीं अगर केकेआर को बैटिंग सेकंड मिल गई तो 75% मैचेस जीत रहे हैं। यानी आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर कल पंजाब किंग सेकंड बैटिंग करता है तो उनके जीतने के चांसेस से 25% यहाँ पे हमें स्टैट्स दिखा रहे हैं। हम आ जाते हैं रिसेंट मैचेस। ये ग्राउंड पे थोड़े से रिसेंट मैचेस में आपके लिए लेके आया हूँ कि हमें यहाँ से थोड़ी सी आइडिया मिलेगी कि पिच में क्या हो रहा है। हम देखेंगे ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच नंबर 1 21 तारीख को खेला गया था, 21 मार्च को, यही 2021 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये इंटरनेशनल T20 था। वहाँ पे इंडिया ने 224 4 विकेटें घुमाई थी, वहीं इंग्लैंड चेज करते करते 188 तक पहुँच गया था। यानी हम दोनों इनिंग पे गौर करेंगे तो इंडिया ने जितना बनना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाया, फिर भी ये टीम 190 तक पहुँच रही है। मतलब पिच में काफ़ी रन से ये आपको मालूम पड़ता रहेगा। इंडिया यहाँ से 36 रन से मैच जीत गई थी। वहीं पेसर्स ने यहाँ पे टोटल 8 विकेटें ली थी, वहीं स्पिनर्स को एक ही विकेट मिली थी पूरे मैच में। तो ये आप चीज़ को ध्यान देना। दूसरे मैच में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। 185 रन बनाए थे इंडिया ने 8 विकेट खोकर, वहाँ पे 177 पे उनको रोक दिया था। इंडिया ये भी मैच जीत गई थी 8 रन से। और अगर हम पेसर स्पिनर्स का रेशियो देखेंगे तो 13 और 3 का है। वहीं बात करेंगे और एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की, तो 156 पर 6 विकेटें इंडिया ने बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड इसे चेस कर गई थी। यानी चेसिंग भी हमें दिख रही है। यहाँ से 8 विकेटों से मैच वन किया था इंग्लैंड ने, 6 विकेटें पेसर्स को मिली थी, 1 विकेट स्पिनर्स। यहाँ से आप देख पा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और एक मैच 164 बनाए थे इंग्लैंड ने, वहाँ इंडिया ने चेस कर लिया था। इंडिया वन बाय 7 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट और पेसर्स 5 विकेट और स्पिनर्स 4 विकेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये 5 मैचों की श्रृंखला थी। 124
पे 4 इंडिया ने बनाए थे। चेसिंग हो गई थी इंग्लैंड से, 130 रन्स बनाए थे, 8 विकेटों से जीत प्राप्त की थी। पेसर्स 6, स्पिनर्स 3। यहाँ से हम आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि स्पिनर्स के लिए कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ में पिच में। बड़ौदा, अगर हम थोड़ी सी और मैचेस देखेंगे, बड़ौदा वर्सेस तमिलनाडु, वहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो तमिलनाडु 1/7 विकेट्स, यानी ये भी चेसिंग वाली टीम जीत रही है। पेसर्स 6 विकेट, स्पिनर्स 4 विकेट। बड़ौदा वर्सेस पंजाब, ये भी एक मैच हुआ था जिसमें स्कोर हुआ था बड़ौदा 1/25 रन्स और पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर्स 4 विकेट। वहीं और एक मैच की बात करेंगे हम राजस्थान तमिलनाडु की, तो ये स्कोर हुआ था और पेसर्स 8 विकेटें और स्पिनर्स 4 विकेट। और एक ये मैच भी 1/7 विकेट, तमिलनाडु 1/7 विकेट। राजस्थान और बिहार, ये मैच हुआ था, ये स्कोर हुआ था उसमें, तो राजस्थान 1/16 रन्स, पेसर्स 3, स्पिनर्स 6 विकेट्स। हरियाणा वर्सेस बड़ौदा, ये स्कोर हुआ था और बड़ौदा 1/8 विकेट्स, पेसर 3, स्पिनर्स 3। तो यहाँ से मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ, इंडिया 1/36 रन, 1/8 रन, 1/8 विकेट्स 1, 1/7 विकेट्स 2, इंग्लैंड 1/8 विकेट्स 3, 1/7 विकेट्स 4, 1/7 विकेट्स 5 और 1/8 विकेट्स, यानी 6 मैचेस चेसिंग करने वाली टीम जीती है, वहीं 4 मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट करने वाली। यानी यहाँ पे चेसिंग थोड़ा सा फेवर में हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम टोटल समरी की बात करेंगे तो पेसर्स का डोमिनेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा। 38 और 26 विकेट फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में पेसर्स ने लिए है। वहीं अगर स्पिनर देखेंगे तो 18 और 15 विकेटें ले पा रही है। तो आपको कल क्या करना होगा, सेकेंड इनिंग के जो स्पिनर्स है वो ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमें टोटल समरी बोल रही है कि 15 विकेट से निकाल पा रही है, कुछ ज़्यादा नहीं निकाल पा रही है। तो आप फर्स्ट इनिंग के स्पिनर्स रखिए, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं। हम बात करते हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड स्टैट्स कुछ हमें काफ़ी मिले नहीं है, लेकिन जो है मैं आपके लिए लाया हूँ, काफ़ी मेहनत की है। केएल राहुल यहाँ पे एक मैच खेल चुके हैं और उन्होंने 18 के बैटिंग एवरेज से यहाँ पे रन बनाए। क्रिस गेल एक मैच खेल चुके हैं, 20 के एवरेज से यहाँ पे उन्होंने रन बनाए। दीपक हुड्डा 4 मैचें खेल चुके हैं, सिर्फ 11 रन ही बनाए उन्होंने बैटिंग एवरेज में। सुनील नारायण ने यहाँ पे एक मैच में 2 विकेट, ये अच्छा परफॉर्मेंस कहेंगे, बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 7 की इकोनॉमी है। और यहाँ वहीं पे देखेंगे तो दिनेश कार्तिक आंध्र से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। यही थे हमारे ग्राउंड रिकॉर्ड से। ग्राउंड रिकॉर्ड्स में हमारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी टाइम से रिपेयरिंग में था, तो यहाँ पे कोई मैचेस ज़्यादा हो नहीं रहे थे। तो अभी के जो प्लेयर है वो ये ग्राउंड पे ज़्यादा नहीं खेले हुए। हम आ जाते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस में। तो हेड टू हेड परफॉर्मेंस में हमें क्या निकल के आता है वो देखते हैं। शुभमन गिल 6 मैच खेल चुके हैं, 5 इनिंग, लेकिन उनकी बैटिंग देख के 105 की T20 में आपके पास अगर एवरेज है तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। ये 105 की बैटिंग एवरेज हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो 5 इनिंग उन्होंने खेली है उसमें से 3 बार वो नॉट आउट गए पवेलियन में, यानी वो हेड टू हेड में क्या कर सकते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। क्रिस गेल 18 इनिंग में 47 का बेहतरीन बैटिंग एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, और इनको ये शायद ग्राउंड शूट भी कर सकता है, तो आपको ग्रैंड लीग पे इन पे नज़र रखनी होगी। केएल राहुल 11 मैचेस खेल चुके हैं, 37 की बेहतरीन इकोनॉमी, बेहतरीन बैटिंग एवरेज और 148 का स्ट्राइक रेट। और वहीं बात करेंगे निकोलस पूरन की, 3 मैचों में 33 का इनका भी बैटिंग एवरेज है, 165 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट। दिनेश कार्तिक 24 मुकाबले खेल चुके हैं, 33 की उनकी भी बैटिंग एवरेज दिखा रही है, 142 का स्ट्राइक रेट। मॉर्गन 8 मुकाबले 32 रन बैटिंग एवरेज में उनके पास भी है और 145 का स्ट्राइक रेट। वहीं नीतीश राणा खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, 9 मैचें उन्होंने भी खेली है 25 की एवरेज से। और मयंक अग्रवाल देखेंगे तो 11 मैचेस में 21 की एवरेज उनकी भी है हेड टू हेड में, और राहुल त्रिपाठी 6 मैचों में 17 के एवरेज से बने हुए हैं। वहीं बात करेंगे हम ऑलराउंडर्स की थोड़ी सी, तो ऑलराउंडर्स में हम देखेंगे तो ऑलराउंडर्स में हमें दीपक हुड्डा जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, 10 मैच उन्होंने खेले हुए, 13 की बैटिंग एवरेज कुछ खास नहीं बोल सकते, और विकेट भी कभी मिला नहीं है उनको हेड टू हेड में। आंध्र सर 10 मुकाबले खेल चुके हैं, 31 की बैटिंग एवरेज और 14 विकेट उनके खाते में, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। हाँ, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा,
लेकिन टिक टाक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। साकिब उल हसन यहाँ पे 7 मैचें खेल हेड टू हेड में 7 मैचें खेल चुके हैं, 19 की बैटिंग एवरेज से 4 विकेट उनके पास भी है, 7.92 इकोनॉमी। वहीं बात करेंगे हम थोड़ी सी बॉलर्स के बारे में, तो बॉलर्स में प्रसिद्ध कृष्णा बैटिंग बॉलिंग एवरेज के हिसाब से टॉप पे हमें दिख रहे हैं। 4 मैचों में 25 की बॉलिंग एवरेज, 8.840 का इकोनॉमी, इतना कुछ खास नहीं बोलेंगे, फिर भी टॉप पे बने हुए। हरभजन सिंह 22 मैचों के साथ 28 विकेट उनके भी खाते में, 7.56 उनका इकोनॉमी है। मोहम्मद शमी 9 मैचों में 37 की बॉलिंग एवरेज से विकेटें ले रहे हैं, 8 विकेटें हैं उनके खाते में, लेकिन इकोनॉमी इतना कुछ खास नहीं है, 8.65। पैट कमिंस 3 मैचों में 2 विकेटें इनके पास है, लेकिन 6.92 के रन से वो भी रन दे रहे हैं, इकोनॉमी। वरुण चक्रवर्ती 2 मैचों में 1 की विकेट है उनके पास, लेकिन 7.63 इकोनॉमी लेते हैं। वहीं बात करेंगे अर्शदीप सिंह की, तो वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 3 मैचों में 1 ही विकेट लिया उन्होंने भी, और 8.38 की उनकी रन इकोनॉमी है। हाँ, वहीं हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोबेबल 11 की, तो ये है पंजाब की ओर से प्रोबेबल 11 जो लास्ट मैच में उन्होंने खिलाई थी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट प्रोबेबली यही प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है वहां तक जायल रिचर्डसन या क्रिस मॉरिस, ये दोनों में से एक जन प्लेइंग 11 में एंट्री लेंगे कल मेरे हिसाब से, और बाहर जाएंगे फेबेल आलन, क्योंकि अभी तक जो लास्ट मैच खेला था वो मैच चेन्नई में हुआ था, वो थोड़ी सी स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पे बाउंस है पिच में, तो जायल मेरे हिसाब से जायल रिचर्डसन कल प्लेइंग 11 में वापसी करनी चाहिए, और यही प्रोबेबल 11 से निकल के आ रहा है। बाकी किसी भी टीम प्लेयर को कभी भी टीमें मौका दे सकती है अपना बैटिंग चेक करने के लिए, आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं बात करेंगे केकेआर की ओर से, तो केकेआर की ओर से जो मुझे लगता है वहां तक सुनील नारायण को कल बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। हालांकि वो T20 के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मालूम पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है लुकी फर्गूसन कल प्लेइंग 11 में वापसी कर सकते, क्योंकि जो पेस ये पिच पे जो पेस और बाउंस मैंने नोटिस किया है वो ये टीमें भी नोटिस कर रही है, तो ये चीज़ ये पॉसिबिलिटी है, तो आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी सब प्लेइंग 11 सेम होगी, कहीं से कोई इंडियन प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर कभी भी किसी को भी रिप्लेस कर सकता था, कर सकते हैं, यही है केकेआर की प्रोबेबल 11 से। हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली सेफ चॉइसेस, यूनिक चॉइसेस, कैप्टन, वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग्स। सेफ चॉइसेस में हम बात करेंगे तो सब स्मॉल लीग खेलना पसंद करते हैं, ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है खास। केएल राहुल स्मॉल लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं, उसी के साथ शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, आंद्रे रसल, क्रिस गेल और नीतीश राणा, ये थे हमारे सेफ पिक। आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिए स्मॉल लीग के लिए, 6 नामों में से किसी को भी बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 6 नाम छोड़ के किसी और को मत बनाना अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो मैं आपको एक सेक्शन देता हूँ यूनिक चॉइसेस, इसमें मोसेस हंड्रिक्स सबसे पहला नाम मैं आपको दूंगा। क्यों? मोसेस हंड्रिक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं, इन पे किसी की नजरें नहीं है। अगर ये खेलते हैं कल तो इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, ये अच्छे पॉइंट्स आपको दिला के दे सकते हैं। वहीं बात करेंगे निकोलस पुरन की, इनकी बैटिंग है हेड टू हेड में आपने रिकॉर्ड तो देख लिया होगा इनका क्या है, तो आपको निकोलस पुरन पे नजरें गड़ाए रखनी होगी। निकोलस पुरन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी प्लेयर्स है, मैं अभी भी भले आप आईपीएल में अभी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको अगर उनकी बैटिंग आ गई या फिर कहीं से टीम ने उन्हें प्रमोट कर दिया बैटिंग ऑर्डर में, तो ये धमाका कर सकते हैं। इनको छोटे क्रिस गेल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइप से धमाका करते हैं। अर्शदीप सिंह ये डेथ में बॉलिंग करते हैं, शुरुआत में बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म से स्लोअर वन भी इनके पास है, तो ये ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। वहीं बात करेंगे मैं रिस्की पिक की, तो रिस्की पिक में दीपक हुड्डा का नाम आ रहा है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं है। दूसरी ओर वे पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो टीम कभी भी उन्हें बॉलिंग भी करवा सकती है, तो इसीलिए हमारे रिस्की पिक में, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर नहीं है। वहीं हम बात करेंगे केकेआर की ओर से, तो केकेआर के इयन मॉर्गन टॉप पे बने हुए हैं हमारे यूनिक चॉइसेस में, क्योंकि एक टीम के कप्तान है, परफॉर्मेंस निकल नहीं रहा है। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे राहुल त्रिपाठी से मिसकम्युनिकेशन में, तो इनका भी बल्ला काफ़ी दिनों से शांत है, तो आप जरा सा इयन मॉर्गन पे नज़र रखना। वह दूसरी ओर मैं बात करूंगा पैट कमिंस, जो पीच में बाउंस और
फास्ट और बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पैट कमिंस यहाँ पे हमें अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो आपको ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करना होगा। वहीं बात करूंगा तो इंडियन प्लेयर्स की, तो राहुल त्रिपाठी हमें अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल त्रिपाठी जो ऑर्डर पे खेलते हैं वहाँ पे मैक्सिमम बॉल्स खेलने का मौका मिलता है। कहीं एक विकेट जल्दी आ गई, जल्दी गिर गई, उन्हें बैटिंग करने का मौका मिल गया, नजरें जम गई, तो ये धमाका कर सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे सुनील नरेन की और लुकी फर्गूसन, ये दोनों भी हमारे रिस्की पिक में इसलिए क्योंकि ये दोनों में से एक ही प्लेयर खेलेगा। जो खेलेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रिस्की है, तो इस हिसाब से आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना होगा। यही थे, आप स्मॉल लीग और यूनिक चॉइसेस को कैप्टन वाइस कैप्टन करके कॉम्बिनेशन बनाए अलग अलग और अच्छा रिजल्ट पाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, कुछ यूनिक सोच के साथ।